Kulkal Bijiomo. Shwaye shwaye. हर कुत्ते का दिन आता है, थोड़ा रुकिए। ये एक पुरानी अरबी कहावत है। हमारे पश्चिम में भी ऐसी ही एक कहावत है। जितना ज्यादा चीजें बदलती हैं, उतना ही वे वैसी की वैसी रहती हैं। क्या वे सच वैसी रहती हैं? 19वीं सदी के फ्रांसीसी पत्रकार जीन बप्तिस्ट अल्फोंस कार की यह टिप्पणी, जिसे इस सदी में बॉन जोवी के एक गाने में भी दोहराया गया, हाल के हफ्तों की असलियत को बखूबी बयां करती है। अगर इसे और सटीक और मौजूदा घटनाओं के संदर्भ में कहें तो जितना ज्यादा हालात बिगड़ते हैं, उतना ही सब कुछ वैसा का वैसा रहता है। अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी फिर से शुरू हुए लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं और ऐसा लगता है जैसे वास्तव में कुछ भी बदल नहीं रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों पक्ष असल में यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन एक दूसरे से ज्यादा टिक सकता है। ईरान जानता है कि इस स्थिति में उसका पलड़ा हल्का है, इसलिए वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं और अपने सभी लक्ष्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रॉक्सी गुटों के साथ साथ, जैसे कि हूथी जैसे आधिकारिक प्रतिनिधि जिनका वे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और प्रॉक्सी मोहरे हैं जिनसे वे हालात अपने हिसाब से चला रहे हैं। इसे मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। इस बीच एक बात साफ है, जब तक तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से नीचे रहती है, समय संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में है। वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, 250वीं वर्षगांठ भी खत्म हो गई है। ये वे मुद्दे थे जिनकी वजह से अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका पीछे हट रहा था। अब एक ही चीज बची है, अमेरिका के मिड टर्म चुनाव। तब तक तेल का बढ़ा हुआ निर्यात जो पर्शियन गल्फ को बाईपास करता है और होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर नहीं जाता, इसका मतलब है तनाव बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही चुनाव गुजर जाएंगे, ट्रंप के वादे के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी पर नरक के द्वार खुल जाएंगे। पूर्व इजरायली बंधक रमोन रिमून किर्शटुब इसे सबसे अच्छी तरह समझाते हैं। रिहा होने के बाद उन्हें यहां गर्व से खड़े और अपहरणकर्ता से बात करते देखा गया। इस हफ्ते उन्हें इजरायल ने मार गिराया और एक इंटरव्यू में रिमोन ने बताया कि उस पल उन्होंने उससे क्या कहा था, हर कुत्ते का दिन आता है धीरे धीरे। अब यही रणनीति ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों पर लागू हो रही है। संयुक्त राज्य ने ऐसे एक मुश्त और सुर्खियां बटोरने वाले हमले के बजाय जो पूर्ण युद्ध भड़का सकता था, लक्षित क्षरण की रणनीति अपनाई है, ताकि ईरान को तब वार्ता के लिए मजबूर किया जा सके जब उसके मुख्य रणनीतिक संसाधन जमीन और समुद्र पर निष्क्रिय हो जाएं। अमेरिका 60 दिनों के इस मौके का फायदा उठाकर होर्मुज जलडमरू मध्य को साफ कर परमाणु मुद्दे पर स्थायी समझौते तक पूर्ण शक्ति की स्थिति से पहुंचना चाहता है। जब तेहरान घुटनों पर आ जाएगा, तब यूरेनियम कार्यक्रम को खत्म करने की सख्त शर्तें रखी जाएंगी। अगर ईरान बातचीत नहीं करता तो हमले जारी रहेंगे। इस बीच एक बात साफ हो गई है, ये अमेरिका का युद्ध है। वे हमेशा ईरान और इस्लामवादियों के निशाने पर हैं। उनकी नजरों में वे महाशैतान हैं। इजराइल, जिसे छोटा शैतान कहा जाता है, बस मध्य पूर्व पर इस्लामी विजय की राह में बाधा है। तो अब असली लड़ाई हो रही है। ईरान को निष्क्रिय कर दिया गया है। वे अब भी पागल कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, मुंह से लार टपका रहे हैं, जबकि अब वे नपुंसक और निराश हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका असली खतरे को छोड़ने की धमकी दे रहा है, यानी अगर ईरानी खुद को नहीं रोकते तो इजराइल का इस्तेमाल करेगा। अब तक हमें लेबनान, गाजा और ईरान पर संयम इसलिए रखना पड़ा क्योंकि फैसले आखिरकार अमेरिका ही करता है। तो ईरान, जैसा कि मैंने कहा, अपने सभी विकल्पों का इस्तेमाल कर रहा है। हूथियों को लाल सागर को ब्लॉक करने की धमकी देने के लिए कह रहा है और हिजबुल्लाह को निर्देशित कर रहा है कि वो किसी तरह लेबनान में तनाव के संभावित समाधान को बाधित करे, इस सप्ताहांत से शुरू हो रहे निरस्त्रीकरण प्रयासों को कमजोर करके। और फिर वे हैं जिन्हें मैं कठपुतली मोहरे कहता हूं, जैसे जेडी वेंस। वो समझौता ज्ञापन एमओयू पर बातचीत में असफल रहे क्योंकि उन्होंने ईरान के इस्लामी सहयोगी कतर और पाकिस्तान पर भरोसा किया और इस्लामी छल को समझ नहीं पाए। पिछले हफ्ते जो रोगन के पॉडकास्ट पर वेंस ने समझौता ज्ञापन की विफलता की असली समस्याएं नहीं बताईं। ये ईरान नहीं है जो शर्तों को कमतर बता रहा है या उनका उल्लंघन कर रहा है। ये तो यहां तक कि वो भी नहीं है जो ट्रंप ने इसके बारे में कहा था। असल में तैयार हो जाइए, ढोल बजाइए, वजह है यहूदी। बिल्कुल, उसने फिर यहूदियों पर हमला किया और आरोप लगाया कि उसकी ईरान से वार्ता कमजोर करने की इजरायली वित्त पोषित साजिश है। क्या ये उसके लिए एकदम सही नहीं है? लेकिन मुझे बिना किसी शक के पता है कि इजरायली सरकार के भीतर ऐसे लोग रहे हैं जो वास्तव में हमें उस नीति से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि वे सैन्य अभियान जारी रखना चाहते हैं। उनकी व्यवस्था के भीतर कुछ लोग हैं जिनके बारे में हमें बिना किसी शक के पता है कि वे अमेरिकी जनमत को बदलने और युद्ध को अनिश्चित काल तक जारी रखने के लिए हेर फेर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। फिर से किसी उद्देश्य के बिना, बस अनिश्चित काल तक। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों ने मित्र देशों का मनोबल गिराने को अंग्रेजी बोलने वाले प्रसारकों का उपयोग किया। उन्होंने अपने ही देशों का मजाक उड़ाया, दुश्मन की कहानियों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया, दुश्मन की ताकत को बड़ा चढ़ाकर बताया और अपने श्रोताओं को यह समझाने की कोशिश की कि उनके नेता भ्रष्ट हैं, उनकी लड़ाई बेकार है और उनकी हार निश्चित है। उनके प्रसारण हमेशा एक जैसा होते थे। आपकी सरकार झूठ बोल रही है, आपके नेता अयोग्य हैं, आपका देश कमजोर है, दुश्मन मजबूत और न्यायप्रिय है, केवल मैं ही आपको सच बता रहा हूं। वे खुद को बहादुर सच बोलने वाले के रूप में पेश करते थे, लेकिन उनका संदेश केवल एक ही उद्देश्य के लिए था, अपने ही लोगों के हौसले को कमजोर करना और एक शत्रुतापूर्ण विदेशी ताकत का हाथ मजबूत करना। उस समय वो लॉर्ड हाहा और एक्सिस सैली थे। आज वे टकर कार्लसन और मेगन कैली हैं और अब दुर्भाग्यवश जेडी वांस भी। और काश बात सिर्फ इतनी ही होती। जैसा कि मैंने पहले बताया, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध है, तो इतने सारे लोग इसे ऐसे क्यों नहीं देख रहे? हाँ, इसका एक कारण अमेरिका में अलगाववादी प्रवृत्तियां हैं। कुछ लोगों के लिए ये, लेकिन दूसरों के लिए ये पश्चिम के लिए खतरा पैदा करने वाले असली दोषियों से ध्यान हटाने की एक जानबूझकर कोशिश है। ध्यान हटाने की कोशिश है। हमारी एक समस्या यह है कि सभी मुद्दों पर राजनीतिक बहस को सतही बना दिया गया है। केवल मार्क्सवाद की जानबूझकर बनाई गई राजनीतिक रणनीति के जरिए ही नहीं, जिसमें भावनाओं को उकसाकर नारों के जरिए कारणों को सरल बनाया जाता है, बल्कि पश्चिमी संस्कृति के मूल स्वभाव के कारण भी। जब व्यक्ति या मीडिया ऐसा करते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जब हमारे राजनेताओं को जटिल मुद्दों को अत्यधिक सरल बनाने के लिए तैयार किया जाता है तो समाज के सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है। यूरोपीय परंपरा की रियल पॉलिटिक के विपरीत, जो खुले तौर पर निंदकता और जटिलता को स्वीकार करती है, अमेरिकी मानसिकता अंतर्राष्ट्रीय मामलों को एक साधारण नैतिक नाटक यानी अच्छाई बनाम बुराई में बदल देती है। और जब किरदार उस पटकथा के अनुसार ठीक से मेल नहीं खाते तो जो हिस्से फिट नहीं होते उन्हें बस नजरअंदाज कर दिया जाता है। मैं इसे कूटनीति का हॉलीवुडकरण मानता हूं। यही असलियत है कि पश्चिमी नेता और मीडिया मुद्दों को कैसे देखते हैं। यह खासकर तब सही है जब हम मध्य पूर्व की जटिलताएं देखते हैं। इसी वजह से पश्चिम बार बार मध्य पूर्व को गलत समझ लेता है। मीडिया अपनी प्रकृति से सतही होता है, सोशल प्लेटफॉर्म इसे और बिगाड़ते हैं। एल्गोरिदम भावनात्मक उकसावे वाली चीजों को बढ़ावा देते हैं, संदर्भ या इतिहास को नहीं। जब 30 सेकंड की क्लिप की पहुंच जानकारीपूर्ण रिपोर्ट से ज्यादा हो तो क्रूर नेता सिर्फ कपड़े बदलकर, दाढ़ी ट्रिम कर और पश्चिम को रास आने वाली भाषा में कुछ पंक्तियां बोलकर रातों रात खुद को नया रूप दे सकते हैं। हमने ये पहले भी देखा है, जैसे यासिर अराफात का उदाहरण। ओस्लो के बाद उन्हें सूट पहनाकर व्हाइट हाउस लाया गया और नोबेल पुरस्कार दिया गया, जबकि वे छुपकर आतंक को फंड और बढ़ावा देते रहे। उनके अरबी भाषणों से साफ था कि ओस्लो अस्थायी रणनीति थी। पश्चिम ने इसे इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि यह उनकी पसंदीदा नैतिक कहानी में नहीं था। आज हम वही पैटर्न अल जोलानी के साथ देख रहे हैं, जो सीरिया में अल-कायदा के पूर्व कमांडर हैं। उसने वर्दी छोड़कर सूट पहन लिए, अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू दिए, बास्केटबॉल खेला और अचानक उसे व्यावहारिक विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है। उसकी विचारधारा नहीं बदली है, सिर्फ उसकी ब्रांडिंग बदली है। जब पश्चिमी चर्चा हर चीज को ताकतवर बनाम कमजोर में बांट देती है, तो इजराइल, जो एक संप्रभु देश है और जिसकी आधुनिक सेना है, उसे अपने असली व्यवहार या समझौते की कोशिशों के बावजूद अपने आप ही खलनायक बना दिया जाता है। इस दौरान हमास, फिलिस्तीनी प्राधिकरण या जिहादी गुटों के साथ अक्सर नरमी बरती जाती है क्योंकि वे कमजोर माने जाते हैं। रॉकेट हमला, भड़काऊ बयान, आतंक की फंडिंग और राजनीतिक समझौते से इनकार या तो अनदेखी की जाती है या कब्जे की प्रतिक्रिया मानकर माफ कर दी जाती है। इसका नतीजा नैतिक विकृति के रूप में दिखता है। इजराइल को ऐसे असंभव मानकों पर परखा जाता है जिन्हें आत्मरक्षा करते समय किसी और लोकतंत्र से कभी पूरा करने की उम्मीद नहीं की जाती, जबकि तानाशाहों और आतंकवादियों को सिर्फ पीड़ित दिखने पर छूट मिल जाती है। मध्य पूर्व हॉलीवुड फिल्म नहीं है। इसे जबरन हॉलीवुड कहानी में फिट करना इजरायलियों के लिए खतरनाक है, जिसकी कीमत वे अपने खून से चुकाते हैं। इजराइल का मकसद सिर्फ खुद को समझाना नहीं, बल्कि सच्चाई के भ्रम को तोड़ना भी है। हम हमेशा निशाना और बहाना बने रहे, इसमें कुछ नया नहीं है। सच कहें तो अब हम नफरत करने वालों की कद्र करते हैं।
हम आप सभी के आभारी हैं, यहाँ तक कि कमेंट सेक्शन के बेवकूफ़ों के भी। धन्यवाद कि आपने हमें याद दिलाया कि आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं। आपके पतित मूल्यों की जो कुछ भी आप हम पर थोपते हैं, हमारे पूर्वजों पर जो अत्याचार किए, नरसंहार, निष्कासन, इन सब की। हम यहाँ इज़राइल में कुछ ज़्यादा ही सहज हो गए थे, ये मानकर कि बुराई के सामने समझौता करने से हमें स्वीकार कर लिया जाएगा। ये एक झूठ है कि आप सच में दो राष्ट्र समाधान चाहते थे, न कि हमारा विनाश। हमें याद है कि डैन्यूब नदी से लेकर अटलांटिक सागर तक हमें यहूदी होने के लिए, ज्यादा घुल मिल जाने के लिए, ज्यादा अमीर या ज्यादा गरीब होने के लिए, ज्यादा स्वतंत्र या ज्यादा निर्भर होने के लिए, या हमारे बारे में जो भी बातें बनाई जा सकती थीं, उनके लिए नफरत की गई, बस आपको तंग करने के लिए। अब हम इज़राइल में हैं और वो कर सकते हैं जो 2000 वर्षों तक यहूदी नहीं कर सके। ये बात मुझे इस हफ्ते यहूदी कैलेंडर की दो घटनाओं की ओर ले जाती है जो हमारी वर्तमान वास्तविकता से जुड़े हैं। पहले बुधवार को हमने तिशा बआव मनाया, जो हिब्रू कैलेंडर के औ महीने का 9वां दिन है। वो दिन जब यहूदी लोगों की कई त्रासदियां एक साथ हुई थीं, सबसे महत्वपूर्ण रूप से हमारे दोनों मंदिरों का विनाश। लेकिन बाइबल इतिहासकार नथानियल एलिसन ने हाल ही में लिखा कि यहूदी निर्वासन की असली जड़ और आधुनिक युग से पहले यहूदी पहचान को मिटाने का सबसे क्रूर प्रयास वास्तव में दूसरे मंदिर के पतन के 65 साल बाद हुआ था। ये बार कोखबा विद्रोह के दौरान हुआ, जब यहूदियों ने 70 ईस्वी में दूसरे मंदिर के रोमन विनाश के बाद अपने स्वतंत्र राज्य को फिर से स्थापित करने का अंतिम हताश प्रयास किया। ये भी उसी भयावह तारीख अव की 9वीं तारीख को हुआ था। विद्रोह असफल होने पर सम्राट हेड्रियन ने सिर्फ विद्रोहियों को दंडित नहीं किया, बल्कि सांस्कृतिक और शारीरिक रूप से उनका पूरा सफाया करने की कोशिश की। रोमन इतिहासकार कैसियस डियो लिखते हैं कि 5,80,000 से अधिक यहूदियों को युद्ध में मार डाला गया और अनगिनत लोग भूख और बीमारी से मर गए। यह मंदिर के पतन से भी बड़ी क्रूरता थी। तीशा बआव के दिन इज़राइल की भूमि में यहूदियों का अंतिम गढ़ बेटार नगर गिर गया। तीशा बआव पर रोमनों ने यरूशलेम को नष्ट कर उसके स्थान पर एलिया कैपिटोलिना नामक मूर्ति पूजक नगर बना दिया। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यहूदियों का इस भूमि से संबंध पूरी तरह भुला दिया जाए, हेड्रियन ने यहूदिया नाम हटा दिया और इस क्षेत्र का नाम बदलकर पलस्तीना रख दिया। 1800 वर्षों तक वो थोपा गया नाम बना रहा। निर्वासन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि एक साम्राज्य ने योजनाबद्ध तरीके से इतिहास को फिर से लिखने, कथा की जटिलता मिटाने और हमारे राष्ट्र की पहचान को उसकी भूमि से मिटाने की कोशिश की। इतिहास और इज़राइल के लोगों की याददाश्त लंबी होती है। लगभग 2000 वर्षों के बाद इज़राइल राज्य के जन्म के साथ प्राचीन नाम को फिर से बहाल किया गया। सियोनवाद केवल एक विचार नहीं, इसके लिए संघर्ष जरूरी है। और इसी से हम इस हफ्ते के तोरा पाठ पर आते हैं। यह हिस्सा बाइबल के सबसे हृदय विदारक दृश्यों में से एक से शुरू होता है। मूसा भगवान से विनती कर रहे हैं, उनसे भीख मांग रहे हैं कि उन्हें यर्दन नदी पार करने की अनुमति दी जाए। वो कहते हैं, मुझे पार जाने दो, मैं विनती करता हूं ताकि मैं उस अच्छी भूमि को देख सकूं। मूसा जानते थे कि वे इज़राइल को उस भूमि में नहीं ले जा पाएंगे, पर उनकी इच्छा थी कि वे उसकी मिट्टी छू सकें। मूसा जब इतिहास की समीक्षा करते हैं कि उस पीढ़ी को भूमि में प्रवेश क्यों नहीं मिला, तो एक अहम सबक मिलता है। प्रसिद्ध बाइबल विद्वान रव ऊरी शेरवकी बताते हैं कि जासूसों की डरावनी रिपोर्ट पर मूसा और कालेब बिन यफुने की प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण अंतर था। कालेब ने पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़कर घोषणा की, हमें अवश्य ही ऊपर जाकर उस पर विजय पानी चाहिए, क्योंकि हम निश्चित रूप से उसे जीत सकते हैं। लेकिन मूसा ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने लोगों से कहा, डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा, जैसे उसने मिस्र में किया था। रव शेरवकी सवाल उठाते हैं, मूसा ने चमत्कारों का वादा करने का सहारा क्यों लिया? इज़राइल की भूमि में प्रवेश का अर्थ स्वाभाविक जीवन व्यवस्था में संक्रमण होना था। इज़राइल की पवित्रता सामान्य प्रयासों से प्रकट होनी चाहिए, न कि अलौकिक हस्तक्षेप से। चमत्कार तब होते हैं जब हम बहुत कमजोर होते हैं, वे आखिरी सहारा होते हैं। इज़राइल की भूमि चाहती है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों। मोशे ने राष्ट्र को स्वाभाविक युद्ध लड़ने के लिए बहुत कमजोर समझा, जिससे परमेश्वर का क्रोध भड़का और उस पीढ़ी को प्रवेश से रोक दिया गया। रव ऊरी शेरवकी की टिप्पणी एक मूल सत्य को उजागर करती है। इज़राइल की भूमि कोई रहस्यमय उपहार नहीं है जो चमत्कारों के जरिए स्वर्ग से टपका हो। यह सच्चाई है जिसे मानव प्रयास, प्रकृति और साहस से पाया और बनाए रखा जाता है। कालेब के सक्रिय दृष्टिकोण के अनुसार हमें आगे बढ़कर इसे जीतना चाहिए।
मूसा की ईश्वर पर निर्भरता के विपरीत भगवान तुम्हारे लिए लड़ेंगे। रव शेर्व की ये दिखाते हैं यहूदी लोगों का अंतिम लक्ष्य निर्भरता के रेगिस्तानी युग से बाहर निकलकर अपने भाग्य की जिम्मेदारी लेने के प्राकृतिक युग में प्रवेश करना है। यही जायनवाद का मूल सार है जो रोमन सम्राट हेड्रियन द्वारा तीशा बआव पर हमें मिटाने के प्रयास का सटीक उत्तर है। हेड्रियन मानता था कि यरूशलेम को जोतकर और नाम पैलेस्तीना रखकर वो यहूदी कहानी को स्थायी रूप से तोड़ सकता है। 1800 साल निर्वासन में हमने रोया, प्रार्थना की और चमत्कार का इंतजार किया। लेकिन आज का सियोनवाद वो क्षण है जब यहूदी लोगों ने कालेब के जज्बे को अपनाया। हमने जाना कि इजराइल की भूमि समुद्र के 2 हिस्सों में बंटने का इंतजार करने से नहीं मिलती। ये तब मिलती है जब हम उसे पुनर्स्थापित कर, बनाकर और अपने कार्यों, अपनी कुर्बानियों और अपनी संप्रभुता के बल पर वहां बसने के योग्य खुद को साबित करने का प्रयास करते हैं। जब हम उसके लिए लड़ते हैं तभी इसके हकदार होते हैं। जो राष्ट्र अपनी किस्मत खुद तय करता है, जमीन के लिए लड़ता है और इतिहास के सामने मजबूती से खड़ा रहता है, वो कभी मिट नहीं सकता। मैं डैनियल सीमन हूं। यरूशलेम इज़राइल में JNS टीवी पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। शब्बात शालोम। अगले हफ्ते मिलूंगा।